पिताजी की इच्छा थी कि शुक्ल जी कचहरी जाकर दफ्तर का कार्य सीखें, किंतु शुक्ल जी की रुचि उस शिक्षा में थी। पिताजी ने उन्हें वकालत पढ़ने हेतु इलाहाबाद भेजा, किंतु शुक्ल जी की रुचि वकालत में न होकर साहित्य जगत में थी। अतः परिणाम ये हुआ कि वे अनुत्तीर्ण रहे। पिताजी उन्हें नायब तहसीलदारी में जगह दिलाने का प्रयत्न किया, किंतु स्वाभिमानी प्रवृत्ति होने के कारण बात न बनी। राजमती की बातों से रुष्ट होकर स्वाभिमानी राजा विसलदेव उड़ीसा चले जाते हैं। रानी राजमती उनके विरह के दुख से दुखी होते रहती है और राजमहल की दीवारों को कोसती हुई वन में आज जाने हम की लोग उस कामना। शख्सियत के बारे में बात करेंगे जो हिंदी के आलोचक, कहानीकार, निबंधकार, साहित्यकार, कोशकार, अनुवादक, कथाकार और कवि थे। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग रामचंद्र शुक्ल के बारे में बात करेंगे। साथ ही हिंदी साहित्य का इतिहास का काल विभाजन एवं नागेंद्र के काल विभाजन के बारे में भी बात करेंगे। ये जो टॉपिक है ये एक कॉमन टॉपिक है, चाहे वो झारखंड के किसी भी एग्ज़ाम से संबंधित हो या बिहार के किसी भी एग्ज़ाम से संबंधित हो। चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं हिंदी साहित्य का काल विभाजन। हिंदी साहित्य के इतिहास को कालक्रम और साहित्यिक प्रवृत्तियों के आधार पर विभाजित किया गया है। काल विभाजन के लिए बहुत वर्गों में उसे विभाजित किया गया है, जैसे ऐतिहासिक कालक्रम होता है, शासक लोग का कालक्रम होता है, सांस्कृतिक सामाजिक प्रवृत्ति का कालक्रम होता है, साहित्यिक प्रवृत्ति का कालक्रम होता है। इस आधार पर इन्हें इस्तेमाल किया गया है। हिंदी साहित्य के अब तक लिखे गए इतिहासों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखे गए हिंदी साहित्य का इतिहास को सबसे प्रामाणिक तथा व्यवस्थित इतिहास माना जाता है। आचार्य शुक्ल जी ने हिंदी शब्द सागर भूमिका के रूप में लिखा था, जिसे बाद में स्वतंत्र पुस्तक के रूप में कब 1929 में प्रकाशित कराया गया। आचार्य शुक्ल द्वारा लिखी गई शब्द सागर की भूमिका से पूर्व साहित्य के इतिहास में कुछ पुस्तकें प्रकाशित हो सकी थी, जैसे गार्शी दत्तासी की पुस्तक, ग्रियर्सन महाशय की पुस्तक, शिव सिंह सेंगर की पुस्तक आदि ने इस क्षेत्र में कुछ प्रयास कर चुके थे। वहीं नागरी प्रचारणी सभा ने 1900 से 1913 तक कई पुस्तकों की खोज का कार्य व्यापक पैमाने पर किया था। हिंदी साहित्य का इतिहास तथा संशोधित और प्रवर्तित संस्करण 1940 में निकाला गया। कहाँ से? नागरी प्रचारणी सभा से। वहीं हमारे सिलेबस की बात करें तो डॉक्टर नागेंद्र का काल विभाजन और आचार्य शुक्ल का काल विभाजन इसमें अंकित किया गया है। इस संदर्भ में डॉक्टर नागेंद्र का काल विभाजन और शुक्ल जी का काल विभाजन के अनुसार एक ही है। अंतर बस इतना है कि डॉक्टर नागेंद्र ने आदिकाल का प्रारंभ 7वीं सदी से मध्य से माना है, जबकि शुक्ल ने 1050 ईस्वी से। भिन्न भिन्न विद्वानों ने के विचारों को मंथन करने के साथ हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि हिंदी साहित्य में काल विभाजन के विषय में विद्वानों में काफ़ी मतभेद रहा है और अब तक की प्राप्त सामग्री के आधार पर कहा जा सकता है कि आचार्य शुक्ल और नागेंद्र का काल विभाजन अधिक स्पष्ट, वैज्ञानिक और सुव्यवस्थित रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं आचार्य शुक्ल और डॉक्टर नागेंद्र का काल विभाजन। आचार्य शुक्ल का जन्म 4 अक्टूबर 1884 और मृत्यु 2 फरवरी 1941 को हुआ। वे हिंदी के आलोचक, कहानीकार, निबंधकार, साहित्यकार, कोशकार, अनुवादक, कथाकार और कवि थे। उनका काल विभाजन निम्न प्रकार है। उन्होंने 4 वर्गों में इसे बांटा है। सबसे पहले आदिकाल, जिसे हम लोग वीरगाथा काल भी कहते हैं, इसका संबंध है 1050 से 1375। दूसरा है पूर्व मध्यकाल, जिसे हम लोग भक्ति काल भी कहते हैं, इसका संबंध है 1375 से 1700। तीसरा है उत्तर मध्यकाल, जिसे हम लोग रीति काल भी कहते हैं, संबंध है 1700 से 1900। और अंतिम है आधुनिक काल, जिसे गद्य काल भी कहा जाता है, इसका संबंध है 1900 से 1984। वहीं डॉक्टर नागेंद्र के काल विभाजन की बात करें तो डॉक्टर नागेंद्र का जन्म 9 मार्च 1915 को अलीगढ़ में और मृत्यु 27 अक्टूबर 1999 को नई दिल्ली में हुई थी। डॉक्टर नागेंद्र जो हैं मूलतः
रसवादी आलोचक हैं। रस सिद्धांत में उनकी गहरी आस्था है। नागेंद्र पर भी शुक्ल जी का ही प्रभाव है। उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि रस सिद्धांत की ओर उनका झुकाव मूल में शुक्ल जी का ही प्रभाव है। उनका काल विभाजन निम्न प्रकार है। उन्होंने भी आदिकाल, जो कि 7वीं सदी के मध्य से 14वीं शताब्दी के मध्य तक बताया है, जबकि डॉक्टर नागेंद्र ने आचार्य शुक्ल ने 1050 से 1350 बताया है। वहीं भक्ति काल 14वीं शताब्दी से लेके 17वीं शताब्दी के मध्य तक, वहीं रीति काल को 17वीं शताब्दी के मध्य से 19वीं शताब्दी के मध्य तक बताया है और आधुनिक काल को 19वीं शताब्दी के मध्य से अब तक में दिखाया है। लेकिन आधुनिक काल को डॉक्टर नागेंद्र ने पुनः 4 वर्गों में बांटा है। कौन कौन सा वर्ग है वो? पुनर्जागरण काल, जिसे हम लोग भारतेंदु काल भी कहते हैं, और उनका कालक्रम है 1857 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। दूसरा है जागरण सुधार काल, जिसे हम लोग द्विवेदी काल भी कहते हैं, और उनका काल है 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक। तीसरा है छायावाद काल, जिसका ईस्वी है 1918 से 1938 ईस्वी तक। चौथा है छायावादोत्तर काल, लेकिन छायावादोत्तर काल को भी पुनः 2 वर्गों में डॉक्टर नागेंद्र जी ने बांटा है। प्रगति प्रयोग काल, जो 1938 से 1953 ईस्वी तक है। दूसरा है नवलेखन काल, जो 1953 ईस्वी से अब तक का है। तो ये था हमारा हिंदी साहित्य का काल विभाजन। अभी हम लोग पढ़ेंगे पहला टॉपिक, जो दोनों ने बांटा है, डॉक्टर नागेंद्र ने भी और आचार्य शुक्ल ने भी, वो है आदिकाल। जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं, दोनों ने आदिकाल को बांटा है, बस काल का अंतर है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आदिकाल को। हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम काल का नामकरण विद्वानों ने इस प्रकार किया है। मतलब आदिकाल को भिन्न भिन्न विद्वानों ने, हिंदी के साहित्यकारों ने अलग अलग नाम दिया है। जैसे सबसे पहले हम लोग आचार्य शुक्ल की बात करें तो आचार्य शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है। वहीं डॉक्टर ग्रियर्सन एवं राजकुमार वर्मा ने चारण काल कहा है। वहीं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने वीरकाल तथा सिद्ध सामंत युग किसने कहा है? राहुल सांकृत्यायन ने। वहीं बीज बपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा दिया गया है, जबकि मिश्र बंधुओं ने आरंभिक काल तथा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल का नाम वीर गाथा काल रखा है। शुक्ल जी ने, हमारे सिलेबस में शुक्ल जी है, इसलिए हम लोग शुक्ल जी के काल विभाजन को देखेंगे। शुक्ल जी ने आदिकाल को 4 प्रकरणों के अंतर्गत विवेचित किया है। तो 4 प्रकरण में पहला है सामान्य परिचय, दूसरा है अपभ्रंश काव्य, तीसरा प्रकरण जो है वो देश भाषा काव्य से है, और चौथा प्रकरण जो है वो फुटकल रचनाएं हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 12 ग्रंथों के आधार पर इस काल को वीर गाथा काल नाम दिया था। तो इस काल में जो है 2 तरह के काव्य मिलते हैं। कौन कौन? अपभ्रंश काव्य और देश भाषा का। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि इन्होंने 12 ग्रंथों के आधार पर इस काल को वीर गाथा काल नाम दिया है। तो वो 12 ग्रंथ कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं। अपभ्रंश काव्य के अंतर्गत 4 काव्य हैं: विजयपाल रासो, हमीर रासो, कृतिलता, कृतिपताका। वहीं देश भाषा काव्य के अंतर्गत निम्न काव्य हैं। कौन कौन से? खुमान रासो, विशलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जय चंद्र प्रकाश और जय मयंक, जस चंद्रिका, परमाल रासो, खुसरो की पहेलियाँ और विद्यापति की पदावलियाँ। वहीं आदिकाल में भाषा शैली की बात करें तो इस काल में साहित्य में हमें मूल रूप से अपभ्रंश भाषा, डिंगल और पिंगल तथा मैथिली और खड़ी बोली 4 भाषाओं का प्रयोग दिखता है। वहीं आदिकाल की साहित्य की बात करें तो मुख्य रूप से 2 वर्गों में इसे बांटा गया है। कौन कौन से 2 वर्ग हैं? एक धार्मिक साहित्य
और दूसरा रासो साहित्य। इसके अलावा कुछ मात्रा में यहाँ पर लौकिक साहित्य तथा गद्य साहित्य की भी रचना हुई है। तो सबसे पहले हम लोग धार्मिक साहित्य की बात करते हैं। इसमें मूलतः सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य द्वारा रचित साहित्य आता है। इस साहित्य की रचना मुख्य रूप से अपने अपने धर्मों के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से किया गया था। वहीं रासो साहित्य की बात करें तो जिसकी रचना चारण कवियों के द्वारा अपने अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा के उद्देश्य से किया गया था। तो सबसे पहले हम लोग धार्मिक साहित्य को देखते हैं। धार्मिक साहित्य में पहला है कुछ प्रमुख सिद्ध ग्रंथ। बौद्ध धर्म के ब्रजयान शाखा के अनुयायी उस समय सिद्ध कहलाते थे। सिद्ध साहित्य उस समय लिखा गया जब हिंदी अपभ्रंश से आधुनिक हिंदी की ओर विकसित हो रही थी। सरहप्पा, जिसे हम लोग सरोजपाद या सरोजभद्र भी कहते हैं, प्रथम सिद्ध कवि माने जाते हैं। ये हम लोग याद रखेंगे। सिद्धों की संख्या जो है वो कितनी मानी गई है? 84 मानी गई है। कुछ प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। सिद्ध में सबसे पहला है सरहप्पा, जिसे सरोज ब्रज या राहुल ब्रज भी कहा जाता है। और उनकी रचनाओं की बात करें तो दोहा कोश और चार्या गीतों की रचना। दूसरे जो सिद्ध कवि थे वो सरहप्पा थे और उनकी रचना का नाम है चार्या पद। इसी तरह लुइपा थे जिन्होंने अभिसमय और गीतिका लिखा। डोइम्पा और कन्हप्पा थे। दूसरा जो है कुछ प्रमुख नाथ साहित्य की बात करते हैं। नाथ पंथ के साधक हठ योग की साधना करते थे। राहुल सांकृत्यायन ने नाथों को सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप माना है। इसका समय जो है 12वीं से लेकर 14वीं शताब्दी तक माना जाता है। नाथ साहित्य के आरंभकर्ता जो थे वो कौन थे? गोरखनाथ माने जाते हैं और वो मत्तेश्वर नाथ के शिष्य थे। नाथों की संख्या 9 मानी गई है। जहाँ सिद्धों की संख्या 84 थी वहीं नाथों की संख्या 9 मानी गई है। उनके कुछ प्रमुख कवि और रचनाएं, उनमें मेन जो कवि थे वे गोरखनाथ जी थे। तो उनके कुछ रचनाएं हैं जैसे सबरी, पद, प्राण संकली, नरबे बोध, शब्दबार आदि हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा कुछ प्रमुख जैन साहित्य। पश्चिम क्षेत्र में जैन साधुओं ने जैन धर्म के प्रचार प्रसार हेतु जो साहित्य लिखा वह जैन साहित्य कहलाता है। आदिकालीन जैन साहित्य की रचना 18वीं से 13वीं शताब्दी तक मानी जाती है। जैन साहित्य के प्रारंभिक रचनाओं में अपभ्रंश का प्रचलित रूप अधिक पाया जाता है। जैन धर्म के 2 प्रधान संप्रदाय थे, जैसा कि आप लोग जानते हैं। इन्हें 2 भागों में बांटा गया था, दिगंबर और श्वेतांबर। में से दिगंबर संप्रदाय से संबंधित रचनाएं पुरानी हिंदी में अधिक पाई गई है, जबकि श्वेतांबर संप्रदाय से संबंधित रचनाएं गुजराती में अधिक पाई गई है। आदिकालीन जैन साहित्य में भरतेश्वर बाहुबली रास को जैन साहित्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग देख लेंगे। बाहुबली रास को जैन साहित्य का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। इनके प्रमुख कवियों को अब हम लोग देखते हैं। जैसे देवसेन ने क्या लिखा है? श्रवकाचार्य लिखा है, ये इंपॉर्टेंट है। वहीं हरिभद्र सूरी ने नेमिनाथ नरयू लिखा है। सलभद्र सूरी ने भरतेश्वर बाहुबली रास लिखा है, जबकि जैन धर्म सूरी ने स्थूलभद्र रास लिखा है। विजय सेन सूरी ने रेवंतगिरी रास लिखा है और सुमित गनी ने नेमिनाथ रास लिखा है। ये कुछ प्रमुख है, इसमें आप लोग अच्छे से देख लेंगे। नेक्स्ट जो है रासो साहित्य। आदिकालीन साहित्य में रासो काव्य की एक विशेष परंपरा देखने को मिलती है। सामान्यतः रासो काव्य से वीर गाथात्मक काव्य का बोध होता है। इसकी रचना भट्ट और चारण कवियों द्वारा की गई थी। वहीं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार विशल देवरासों में प्रयुक्त रसायन शब्द ही कालांतर में आगे चलकर रासो बना।
रासो साहित्य में वीर रस, श्रृंगार रस की प्रधानता है। रासो साहित्य डिंगल और पिंगल शैली का इसमें अधिक प्रयोग हुआ है। इसके कुछ प्रमुख कवियों को हम लोग देखते हैं। रासो साहित्य के कुछ प्रमुख ग्रंथ इस प्रकार हैं और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग देखेंगे इन्हें। पहला है नरपति नल्हा, जिसकी रचना नरपति नल्हा ने विशल देव की रासो की रचना की। विशल देव रासो जो एक राजा थे और इनकी जो रानी थी वो राजमती थी। ये एक प्रेम काव्य है। इसमें जो होता है कि राजमती जो है कि बातों से रुष्ट होकर राजा विशल देव उड़ीसा चले जाते हैं और 12 वर्षों तक रानी राजमती उनके विरह के दुख में दुखी होते रहती है और राजभवन की दीवारों को कोसती हुई वन में जाने की कामना करती है कि मैंने ऐसा क्यों कहा। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग पुस्तक है। दूसरा है चंद बरदाई, जिसकी रचना पृथ्वीराज रासो ने की थी। तीसरा है जगनी, जिसकी रचना परमाल रासो ने की थी। दलपति विजय खुमान रासो, नल सिंह विजयपाल रासो, सारंगधर हमीर रासो। वहीं भट्ट केदार जय चंद्र प्रकाश और मधुकर जय मयन चंद्रिका। वहीं लौकिक साहित्य की बात करें तो साहित्य के आदिकाल में मुल्तान, राजस्थान, दिल्ली, अवध और मिथिला से अधिक मात्रा में लौकिक साहित्य प्राप्त हुए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इन लौकिक साहित्य में वहाँ के स्थानीय भाषा और संस्कृति का अत्यधिक प्रभाव है। इसके प्रमुख रचनाएं और कवि इस प्रकार हैं। अब्दुल रहमान संदेश रासक, कवि कल्लोल, इनकी पुस्तक का नाम है डोला मारू र दुहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों, इसे आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है कवि दामोदर शर्मा और इनकी पुस्तक का नाम है उक्ति व्यक्ति प्रकरण, जो व्याकरण की पुस्तक है। वहीं केशव लाल हर्षद राय ध्रुव, इन्होंने लिखा है वसंत विलाप। कवि विद्यापति, जिनकी प्रमुख पुस्तक है कृतिलता, कृति पटाका, पदावली और अमीर खुसरो, इन्होंने खलिक बारियां लिखी है, मुकरियां लिखी है, पहेलियां लिखी है, गजलें लिखे हैं, नजराना ए हिंद लिखा है। वहीं आदिकाल की गद्य साहित्य की अगर बात करें हम लोग तो आदिकाल में पद रचनाओं के साथ साथ कुछ गद्य रचनाएं भी देखने को मिलती है। हालांकि आदिकाल में जो गद्य रचना साहित्य मिलता है वो व्याकरण और शास्त्र की सीमाओं के खंडन मनन तक ही सीमित है। इस काल में 3 उल्लेखनीय गद्य रचनाएं हैं, जैसे रोड़ा ने क्या राउल वेली लिखा है, दामोदर शर्मा ने उक्ति व्यक्ति प्रकरण और ज्योतिषर ठाकुर ने वर्ण रत्नाकर लिखा है। ये 3 पुस्तक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हम लोग याद रखेंगे। अब हम लोग हिंदी के प्रथम कवि किस विद्वान ने कहा है वो देखेंगे। हिंदी के प्रथम कवि कौन है, इस संबंध में विद्वानों के बीच मतभेद है। विभिन्न विद्वानों इतिहासकार के अनुसार हिंदी का पहला कवि निम्नलिखित बताया गया है। जैसे राजकुमार वर्मा जी ने स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि माना है। वहीं राहुल संकृत्यायन ने सरहप्पा को माना है। शिव सेंगर ने किसे माना है, पुष्पदंत या पुंड को। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने राजा मुंज को, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने राजा मुंज को। और दूसरा आचार्य शुक्ल ने मुंज और भोज दोनों को माना है। वही गणपति चंद्रगुप्त ने शलभद्र सूरी को और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अब्दुल रहमान को। वहीं बच्चन सिंह जी ने विद्यापति को माना है हिंदी का पहला कवि। निष्कर्ष हम लोग इतने पढ़ने के बाद हम लोग ये इस बात पे पहुंचते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम काल के नामांकन के रूप में आदिकाल नाम ही योग्य और सार्थक है, क्योंकि इस नाम से उस व्यापक पृष्ठभूमि का बोध होता है जिस पर परिवर्ती साहित्य खड़ा है।
भाषा की दृष्टि से इस काल के साहित्य में हिंदी के प्रारंभिक रूप का पता चलता है, तो भाव की दृष्टि से भक्ति काल से लेकर आधुनिक काल तक की सभी प्रमुख प्रवृत्तियों के आदिम बीज इससे ही खोजे जा सकते हैं। इस काल की रचना शैलियों के मुख्य रूप से इसके बाद के कालों में मिलते हैं। आदिकाल की आध्यात्मिक, श्रृंगारिक और वीरता की प्रवृत्तियों का ही विकसित रूप परवर्ती साहित्य में मिलता है। इस कारण आदिकाल नाम से अधिक उपयुक्त और व्यापक है। अब हम लोग जो बात करेंगे वो हिंदी साहित्य के इतिहास और आदिकाल से संबंधित विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं। और ये जो प्रश्न है वो टीजीटी हो चाहे पीजीटी हो, जेपीएससी, बीपीएससी, ट्री4 हो, आने वाले एग्ज़ाम हो, सब के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और हिंदी साहित्य का इतिहास और उनका काल विभाजन और रामचंद्र शुक्ल जी का काल विभाजन सारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास से। हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन का परंपरा का सूत्रपात किसने किया है? गॉडचिदास टासी ने किया है। दूसरा प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ? तो किस भाषा में हुआ था? फ्रेंच भाषा में। काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारा वो है, स्थावर द लितयूर एदियो हिंदुस्तानी नामक साहित्य इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? गॉडचिदास टासी। नेक्स्ट जो है हमारा, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको जाता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास जो इन्होंने लिखा था, कब लिखा था? 1929 ईस्वी में। मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया है? हिंदी शब्द सागर। सातवां जो प्रश्न है हमारा, ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया है? डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त जी ने। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखक ने काल विभाजन में कवियों का शाब्दिक नाम उपयोग किया है, तो किसने किया है? मिश्र बंधुओं ने लगभग 5000 कवियों का इन्होंने उल्लेख किया है। मिश्र बंधु की जो पुस्तक है वो मिश्र बंधु विनोद नाम से हिंदी इतिहास के लेखकों के नाम है। कौन कौन है? किन्होंने किया है? गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र ने। मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ था? ये जो हुआ था ये 4 भाग में प्रकाशित हुआ था और प्रथम 3 भाग 1913 में, जबकि चौथा भाग 1934 में। मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल होगा यहाँ पे, परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित किया है संवत 1890 विक्रम से संवत 1925। नेक्स्ट जो प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने प्रथम उत्थान काल का समय कब से कब किया? 1868 से 1993, जबकि द्वितीय उत्थान काल 1993 से 1918। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई है? 16 जुलाई 1893 को। कहाँ हुई थी? वाराणसी में। और किसने किया था बताएं आप लोग? मेरे प्रैक्टिस सेट वाले में ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र, ठाकुर शिव कुमार सिंह ने। नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारा, हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया था? तो किसने किया था? नागरी प्रचारणी सभा ने। नेक्स्ट जो प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में कहाँ हुई थी? कोलकाता में हुई थी। और इसकी स्थापना किसने किया था? जॉन गिल क्राइस्ट ने। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न था। नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारा, लालू जी लाल की प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम क्या है? प्रेम सागर। वही नेक्स्ट जो प्रश्न है, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार है कौन है? ईशा अल्लाह खां। फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी के अध्यापक कौन थे? सदल मिर्ज, और इन्होंने नचिकेतोपाख्यान का रचना किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उदय भानचरित के लेखक हैं कौन है? ईशा अल्लाह खां। 20वां जो प्रश्न है, सुख सागर का विषय और रचनाकार कौन है? अभी हम लोगों ने पढ़ा, सुख सागर का विषय है विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग तथा इसके रचनाकार हैं सदासुख लाल। नेक्स्ट जो प्रश्न है, भाषा योग शिष्ट के लेखक कौन है? राम प्रसाद निरंजनी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। खड़ी बोली की पहली रचना किसे माना गया है? नचिकेतोपाख्यान को। खड़ी बोली में जो खड़ी शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? सर्वप्रथम प्रयोग सदल मिश्र जी ने किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? जॉल गिल क्राइस्ट के द्वारा। 25वां प्रश्न है हमारा, आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजा द्वय के नाम से विख्यात दो रचनाकार है कौन? राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सिंह सितारे। वहीं हिंदी के प्रथम गद्यकार माना गया है लल्लू लाल को। तो ये था हमारा हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रश्न। अभी जो हम लोग बात करेंगे वो आदिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम दिया है? तो किसने दिया है वीर गाथा काल? रामचंद्र शुक्ल ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काल विभाजन का नामांकन है 3-4 कवियों का, वो आप लोग याद रखेंगे जो आगे है। वहीं वीर काल किसने नाम दिया है? तो वीर से विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। सिद्ध सामंत युग किसने नाम दिया है? राहुल सांकृत्यायन ने। 100 से आप याद रख सकते हैं सिद्ध और सांकृत्यायन। ये बीज बपन काल नाम दिया है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। नेक्स्ट जो प्रश्न है, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल किसने कहा है? तो आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आदिकाल चैप्टर ये किसने कहा है वो याद रखेंगे हम लोग, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने कहा है? मिश्र बंधु ने। नेक्स्ट जो प्रश्न है और 7वां प्रश्न है, किस साहित्य इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का परिवर्तन, गद्य का प्रसार, गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया है? तो किसने किया है? रामचंद्र शुक्ल जी ने। बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा क्या है? पाली है। नेक्स्ट प्रश्न है, अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? भारतेश्वर बाहुबली रास, जिसे किसने लिखा है? सलभद्र सूरी जी ने। 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य है कौन सा है? डोला मारूरा दुहा। पंच पांडव रचित रास के रचिता है सलभद्र सूरी। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहला उल्लेख कहाँ है? पतंजलि ने किया है अपने महाभाष्य में। और अभट भाषा का तात्पर्य है ग्रामीण अपभ्रंश। अभट शिक्षा शब्द के लिए, यहाँ पे शिक्षा हो जाएगा, शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है? शिक्षा रूप मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन है? सरहपा, यह सरहपाद है। हिंदी के किस इतिहासकार के मतानुसार सलभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना गया है? तो गणपति चंद्रगुप्त जी ने माना है। सिद्धों के प्रथम कवि सरहपा हैं। राहुल जी ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि स्वीकार किया है सरहपा को। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? राजकुमार वर्मा जी ने। और सहज ज्ञान के प्रवर्तक हैं सरहपा, जो सिद्ध से संबंधित है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अपभ्रंश को क्या कहा है? ये याद रखेंगे, क्या कहा है? पुरानी हिंदी का है। 10वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के साहित्य को किस विद्वान ने आदिकाल के अंतर्गत रखा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। पुरानी हिंदी का नामांकन किसने किया है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है? राजा मुंज को। वही दूसरा प्रश्न है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? स्वयंभू को, जिसकी पुस्तक का नाम है पौम
चरयू। किस ग्रंथ में लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो गई थी? तो कौन? पौंचर्यू में। नेक्स्ट प्रश्न, अपभ्रंश का भवभूति किसे कहा जाता है? पुष्प दंत जी को। 28वां जो प्रश्न है हमारा, खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि कौन थे? अमीर खुसरो जी। और वो मुकरियां और पहेलियां भी लिखते थे। राउल बेल किस तरह की रचना है? ये गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य है। और उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है वो व्याकरण है। रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? डिंगल और पिंगल। चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? चारण साहित्य रासो साहित्य का दूसरा नाम है। आदिकाल के किस प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा था? तो आदिकाल में जन जीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन किया जाता था, जैसे विसल देव रासो हो गया, पृथ्वीराज रासो हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी साहित्य के 700 से 1400 ईस्वी के कालखंड को ग्रियर्सन महाशय ने क्या नाम दिया है? चारण काल। विसल देव रासो जिसकी कवि है नरपति लहला में किस शैली का प्रयोग किया गया? ये गैप पद शैली एक प्रेम और श्रृंगार काव्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजमती से रूठ कर विसल देव कहाँ चला गया था? मैंने बताया था कि वो उड़ीसा चले गए थे और 12 वर्षों तक राजमती उसके दुख के विरह में व्याकुल थी। किस रासो ग्रंथ को अल्लाह खंड के नाम से जाना जाता है? तो जगनिक के परमाल रासो को। 12 बरस ले कुकुर जिए और 13 लिए जिए सियार, 12 छतरी जिए आगे जीवन को धिक्कार किस विधा की रचना है? अल्लाह। वीर गाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का नाम क्या है? पृथ्वीराज रासो, जिसके कवि हैं चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे? पृथ्वीराज चौहान के। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना गया है पृथ्वीराज रासो को। खुमान रासो के रचयिता दलपति विजय। संवत 1050 से 1375 की कलावधि में लिखे गए हिंदी साहित्य का वीर गाथा काल के रूप में नामांकन किया है किसने? शुक्ल जी ने। आदिकाल साहित्य का प्रमुख रस क्या है? वीर रस है। विद्यापति ने कुल ग्रंथों की रचना की 14, और विद्यापति के पद जो है वो किस भाषा में है? मैथिली। वैसे विद्यापति जी ने अवध भाषा में और संस्कृत भाषा में भी रचनाएं की हैं। विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हो पाई है? तो वो कौन सी? कृति पटाका। विद्यापति जी इनमें से किस रचना के आधार पर मैथिल कोकिल कहलाए? तो वो पदावली है। देसिल बना सब जन मिठा, यह प्रसिद्ध उक्ति किसकी है? तो ये विद्यापति जी की है। कौन सा कवि अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित है? तो वो विद्यापति जी है। नाथ पंथ के प्रणेता कौन है? आदिनाथ जी। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, गोरखनाथ के गुरु का नाम बताएं। मत्स्येंद्र नाथ। नाथ संप्रदाय में हठ योग का क्या अर्थ है? हौ का अर्थ जो है वो सूर्य है और टौ का अर्थ है वो चंद्र है, दोनों का योग। सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व था ब्रज। सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को क्या कहा जाता है? संधा। थैंक यू दोस्तों। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा और इससे आगे का जो आदिकाल तो हो गया, भक्तिकाल, रीतिकाल है वो अपलोड किया जाएगा। तब तक आप लोग इसे लाइक सब्सक्राइब करें ताकि और बनाने का मोटिवेशन आए।